Hello dear students, Jai Hind and welcome to Tomar classes. Dear Foundation course और NDA ये दोनों का कंबाइन लेक्चर है। इसके क्वेश्चन आपको NDA में भी मिलेंगे, 12th क्लास में भी मिलेंगे। टॉपिक है रिलेशन, लेक्चर 5 है। इसके पहले 4 लेक्चर का वीडियो हम दे चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उनको ज़रूर देख लीजिएगा। रिलेशन का ये लास्ट वीडियो है, लास्ट लेक्चर है ये। इससे पूरा कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों का, जो कि NDA के लिए भी परफेक्ट है, 12th फाउंडेशन के लिए भी परफेक्ट है, ठीक है। अदर किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी परफेक्ट है ये क्लास। इसलिए आप इस क्लास को कम्प्लीटली देख लीजिएगा, पूरा अच्छी तरीके से रिलेशन तैयार हो जाएगा आपका। ये प्रोफाइल है मेरी। बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं इस बारे में, जानना चाहते हैं अपने टीचर के बारे में कि क्या है, कैसे है। ये आपके पास पूरा डिटेल है। टेलीग्राम चैनल को ज़रूर आप ज्वाइन कर लीजिएगा, इससे आपको जो है PDF और क्लासेस लिंक आपको मिलती रहेगी। मैथ्स बाई NS तोमर सर। और यूट्यूब भी बेटा इसी नाम से ही है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को शेयर कर दीजिए, जिससे सभी लोग इसमें जुड़ जाएं और इसका फ़ायदा भी उठा सकें। ओके डियर, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं बिना देरी लगाए हुए क्वेश्चन पर। बहुत सारे क्वेश्चन आज करना है रिलेशन के, जिनमें से सभी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है इसमें से। हर एक क्वेश्चन आपको कराऊंगा मैं, जिससे कि एक एक कॉन्सेप्ट रिलेशन का वो तैयार हो जाएगा। इसलिए आप बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ और पूरा वीडियो ज़रूर देखिए इसको अंत तक, जिससे ये टॉपिक आप लोग कंप्लीट महसूस करेंगे बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है कि एक रिलेशन R इक्वल टू R इनवर्स को सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी जितना R है उतना ही R इनवर्स है। R इनवर्स का मतलब है इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन का मतलब होता है कि डोमेन को रेंज में और रेंज को डोमेन में बदल देंगे। मतलब आप इसके लिए आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं, लेट R इक्वल टू 1,2 3,4 5,6। सपोज करिए ये रिलेशन है आपके पास, तो डेफिनेटली R इनवर्स जो बनेगा वो आप जो है फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट को इंटरचेंज कर देंगे। 4 3 6 5 ये बन जाएगा। मतलब आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि R इक्वल टू, अगर आपने x कामा y लिखा है सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू किसी भी सेट के लिए, तो डेफिनेटली R इनवर्स होगा yx, ये होना चाहिए सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। ये कंडीशन है। तो अगर ये दोनों ही बराबर हो गए, तो ज़रा देखिए, अगर ये दोनों तभी बराबर हो सकते हैं जब ये पेयर और ये पेयर बराबर हो। अगर ये दोनों बराबर करना है आपको R इनवर्स को, ठीक है, अगर हमें चाहते हैं कि R और R इनवर्स बराबर हो जाए, R इक्वल टू R इनवर्स हो जाए, तो डेफिनेटली क्या कंडीशन होना चाहिए, x इक्वल टू वाई, x इक्वल टू वाई, ठीक है। ये दोनों बराबर होंगे। अगर ये दोनों बराबर हुए तभी जो है, तभी हम कह सकते हैं उसको कि R इक्वल टू R इनवर्स होगा। क्योंकि यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, इसमें R इक्वल टू आपने लिखा इसमें 1,1 2,2 3,3। अगर आपने ऐसा लिखा है तब ज़रूर आप R इनवर्स निकालेंगे तो सेम वही चीज़ आ जाएगी, ठीक है। इंटरचेंज करेंगे आप तो भी वही आ जाएगा। लेकिन अगर आपने जो है ये एलिमेंट्स चेंज करके रखा है, 1 2 3 4 कुछ भी रखा है, तो R इनवर्स सेम नहीं हो रहा। ये देखिए यहाँ पर सेम नहीं है, R नॉट इक्वल टू R इनवर्स है इसमें। आप अच्छी तरीके से देख लीजिए, R नॉट इक्वल टू R इनवर्स है, राइट। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि R इक्वल टू R इनवर्स आ गया, आया। इसका मतलब है कि डेफिनेटली ये रिलेशन क्या हो गया, सिमेट्रिक दिख रहा है आपको, सिमेट्रिक दिख रहा है, ठीक। ये आंसर हो गया। अब आप ये कह सकते हैं कि सर सिमेट्रिक है, लेकिन 1,1 2,2 3,3 ये तो रिफ्लेक्सिव में भी हो सकता है।
रिफ्लेक्सिव में भी होता है, ऐसा कह सकते हैं आप, लेकिन रिफ्लेक्सिव इसलिए नहीं होगा बेटा क्योंकि हमें ये पता नहीं है कि सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, मतलब अगर आपने सिंगल एलिमेंट लिखा है ऐसे तो ये सिमेट्रिक होता है, मैं बता चुका हूँ आप लोगों को इसके पहले वाले वीडियोज में, ये सिमेट्रिक है बट नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं है ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ये ट्रांजिटिव का तो कोई चांस ही नहीं है, ये इसका आंसर हो गया। ओके डियर, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में आप देख सकते हैं रिलेशन आर डिफाइन ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स such that a relation b is equal to mod of a minus b less than equal to 1। सॉल्यूशन इसका क्या होगा, आपके पास रिलेशन गिवन है r इक्वल टू a कॉमा b सच दैट mod of a minus b लेस देन इक्वल टू 1 है, राइट। तो सबसे पहले जब रिफ्लेक्सिव की बात आती है इसमें आपको रिफ्लेक्सिव चेक करना होता है, तो रिफ्लेक्सिव में आप क्या करते हैं, r इक्वल टू दोनों को सेम एलिमेंट रख देंगे, दोनों में जहाँ बी लिखा है यहाँ पर आपको ए रख देना है, इस जगह आपको ए रखना है। जब ए रखेंगे तो फिर यहाँ भी ए रखिए, ए माइनस ए लेस देन इक्वल टू 1 डेफिनेटली होगा, क्यों, क्योंकि ये 0 आ जाएगा और 0 तो 1 से छोटा ही है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव हो गया। फर्स्ट नंबर क्लियर हुआ। सेकेंड नंबर पर आएंगे जब सिमेट्रिक, सिमेट्रिक की बात जब आएगी तो आर आपके पास पहले से है, आर आपके पास पहले से दिया हुआ है, अब आपको सिमेट्रिक वाला कंडीशन लगा देना है, यानी कि बी कामा ए, तो ये बनेगा बी माइनस ए लेस देन इक्वल टू 1। आप फील करिए इसको कि क्या ये सेटिस्फाइड है, आप खुद सोचिए कि ए माइनस बी या बी माइनस ए लिखें हम, बात तो एक ही होगी ना। जैसे ये देखो मॉड के अंदर आपने लिखा 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 लिखा तो लेस देन इक्वल टू 1 ही रहेगा ये, राइट। अगर हम 4 माइनस 5 करेंगे तो -1 आ जाएगा, लेकिन मॉड की वजह से प्लस ही रहेगा, यानी लेस देन 1 ही रहेगा, इसलिए ये भी सही है, यानी कि सिमेट्रिक भी हो गया। बट ट्रांजिटिव में आ जाइए, ट्रांजिटिव की कंडीशन, ट्रांजिटिव की कंडीशन के लिए आपको जो है एक पहले से है ही है आपके पास, दूसरा और लेना होगा, दूसरा एक आपको ये कि बी कामा सी लेना होगा सच दैट बी माइनस सी लेस देन इक्वल टू 1। अब जरा एक बात सुन देखिए आप, आपने जो है यहाँ पर ए माइनस बी लिया, सपोज करिए कि ए माइनस बी आपने लिया 3 माइनस 2, ठीक है, ये हो गया ए और ये बी। दोबारा जो है बी लिया आपने, दोबारा यहाँ पर ले लिया आपने जो है बी 2 है और 2 माइनस बी यहाँ पर आपको सी लेना है अगला, ठीक है ना। तो सी लेस देन 1 लाने के लिए हमने ले लिया जो है यहाँ पर 1, ठीक है, ये भी लेस देन 1 हो गया, ये बी है और ये सी है। अब जरा देखिए जरा ए माइनस सी करिए आप, 3 माइनस 1, क्या लेस देन 1 है ये? बिल्कुल नहीं है, क्यों बच्चा, 3 माइनस 1 लेस देन 1 नहीं, 3 माइनस 1 तो ये 2 के इक्वल आ गया, इसका मतलब है कि ये सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये दोनों लेस देन 1 है, तो ये जरूरी नहीं है लेस देन 1 होगा, ग्रेटर देन भी हो सकता है, ठीक है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है। इसका मतलब ये कि हमारे पास ये इक्वेशन 2 मान सकते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट जो सभी में यूज हुआ, और सीधे आपको यहाँ लिखना है बट ए कामा सी सच दैट ए माइनस सी, क्योंकि डिफरेंस ए से बी का फिर बी से सी का करेंगे तो काफ़ी अंतर हो जाएगा, 1 + 1 2 ऑलरेडी हो जाएगा, ठीक है, इज नॉट लेस देन 1, इसका मतलब नॉट ट्रांजिटिव, ये हो गया, इसका आंसर आ गया ये। रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, लेकिन अकेले अकेले ट्रांजिटिव नहीं ले सकते ठीक है, क्लियर हो गया बेटा। चलो नेक्स्ट में आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए यहाँ पर जो है एल एक सेट ऑफ
स्ट्रेट लाइन्स है, यानी बहुत सारी लाइन है, उनमें से दो लाइन आपने निकाल लिया, L1 और L2, ठीक है। और दोनों क्या है, रिलेशन क्या है बीच में, दोनों पैरेलल है, ये रहा रिलेशन, ठीक है ना। यानी कि L1 पैरेलल L2, अगर आप लाइन ड्रा करना चाहें तो कर सकते हैं, ये होगी लाइन L1 और ये L2, ठीक है। अगर एक लाइन और खींच दिया जाए इसमें, L3 खींच दिया हमने पैरेलल। अब आप ये बताइए कि L1 L2 के पैरेलल है, तो डेफिनेटली L1 पैरेलल है, L1 भी तो होगा, खुद लाइन वो अपने पैरेलल भी तो होगी ना भाई। कोई लाइन खींचेंगे तो वो लाइन खुद के भी पैरेलल है। L1 पैरेलल L2 है, तो डेफिनेटली L2 पैरेलल L1 भी लिख सकते हैं आप। मतलब ये रिफ्लेक्सिव हो गया, ये सिमेट्रिक हो गया, ठीक है। थर्ड नंबर पर आएंगे। थर्ड नंबर में ये बताइए कि जब L1 पैरेलल L2 है और L2 पैरेलल L3 भी है, तो डेफिनेटली L1 पैरेलल L3 भी हो जाएगा, यानी कि ट्रांजिटिव भी हो गया, ये ट्रांजिटिव भी आ गया, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, तीनों है ये। जब तीनों ही है तो डेफिनेटली ये बन गया इक्विवेलेंस, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। बड़े आराम से लगा सकते हैं, स्पीड के साथ लगा सकते हैं, और अगर बोर्ड में पूरा लिखना चाहें तो इस तरीके से डिटेल लिख भी सकते हैं। नेक्स्ट नंबर में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर जो है नेचुरल नंबर पर ये डिफाइन है, नेचुरल नंबर पर रिलेशन ये डिफाइन है, ये रिलेशन ये डिफाइन का मतलब ये हुआ कि A कामा B रिलेशन C कामा D, ये डिफाइन क्या है बच्चों, इस तरीके से AD, A और D का प्रोडक्ट, और फिर जो बीच में बचे दोनों उनका प्लस, ठीक है, इक्वल, जो बीच में दोनों है उनका प्रोडक्ट और जो बाहर हैं उनका सम, ठीक है ना। ये आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते थे इसको, अगर आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, जो है B प्लस C अपान A प्लस D इक्वल टू BC अपान AD, ऐसे भी लिख सकते हैं, जो मर्जी आए आपको लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब जरा इसको चेक करना है मैं जल्दी से कि ऐसे जो है नेचुरल नंबर तो है ही है, जब ये नेचुरल नंबर ही है तो क्यों ना आप नेचुरल नंबर 4 लगातार ले लें, क्यों बच्चों, ज़रा रख करके देखिए, समझाते हैं एक बढ़िया सा डिटेल। हालांकि अगर आप बोर्ड के हिसाब से लगाना चाहें तो ऐसे लिखेंगे, पहले रिफ्लेक्सिव के लिए दोनों चीज़ें बताते हैं आपको हम इसमें। रिफ्लेक्सिव के लिए आपको ऐसे लिखना होगा, A कामा B सेम एलिमेंट, जो B कामा यहाँ C कामा D लिखा है, यहाँ भी A कामा B ही लिख दीजिए। अब आपको सेटिस्फाइड कैसे कराना है, फर्स्ट फोर्थ, सेकेंड थर्ड, सेकेंड थर्ड, फर्स्ट फोर्थ, बस वही चीज़ उठा करके यहाँ रख दीजिए। तो फर्स्ट और फोर्थ यानी ए बी हो गया, फिर बी प्लस ए हो गया इक्वल, फिर दोनों के बीच का बी ए हो गया, ठीक है, फिर फर्स्ट और फोर्थ ए प्लस बी हो गया। आप देख सकते हैं कि ये बराबर है, दोनों सेटिस्फाइड हो रहे हैं इक्वल, ठीक है, यानी कि रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव आ गया, बिल्कुल सिंपल तरीके से तुरंत, ठीक है। पहले के लेक्चर में भी हमने बताया था कि जब रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, और आज भी मैंने अभी इसके पहले क्वेश्चन कराया कि जो एलिमेंट यहाँ है वही एलिमेंट यहाँ भी लिखते हैं, यानी A कामा B है तो उसको भी जो है A कामा A ही लिख देंगे और सेटिस्फाइड कराएंगे, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया, ठीक है। अब जरा सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं। तो जब सिमेट्रिक चेक करेंगे आप इसमें, तो सिमेट्रिक के लिए जस्ट अपोजिट करेंगे, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में आएगी कंडीशन C कामा D को आप पहले लाएंगे और A कामा B को बाद में, लेकिन रूल वही यूज करना है, फर्स्ट और फोर्थ, यानी कि सी बी,
ठीक है, और बी प्लस ए इक्वल टू, इसमें आप देख रहे हैं फर्स्ट और फोर्थ था, इसमें जो है बीच के दोनों होंगे बी ए, ठीक है, बी ए होगा और सी प्लस बी। गौर से देखिए इसको आप, क्या वही चीज़ लिखी है, ए डी के साथ बी प्लस सी है, ए डी के साथ बी प्लस सी है कि नहीं, है ना, ठीक है, और बी सी के साथ ए प्लस बी है कि नहीं, यानी सेटिस्फाइड हो गया। तो सीधे लिखना है आपको इस सिमेट्रिक। अब जो है अगर ऑप्शनल क्वेश्चन आता है तो फिर सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, तो अब ओनली तो नहीं हो सकता ना, इसका मतलब ट्रांजिटिव भी ओनली नहीं हो सकता, देन 100% इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तीसरा आप नहीं भी चेक करें तो डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हैं। हाँ, बोर्ड में अगर लगाना है आपको तो ट्रांजिटिव आप जरूर चेक कर लेंगे इसको, एक और थर्ड नंबर भी चेक कर लेंगे आप ट्रांजिटिव, ठीक है ना। तो दो आप लिख चुके हैं, एक और एक्स्ट्रा बढ़ाना होगा, और कैसे, ट्रांजिटिव के लिए एक पहले से लिखा है आपके पास, एक और बढ़ाएंगे, और कौन सा, सी डी, ए बी वाला लिखा है ए बी सी डी, तो अब सी डी से ई एफ तक पहुंचेंगे, ये रिलेशन वही होगा, सी एफ और यहाँ पर बी प्लस सी इक्वल टू डी ई सी प्लस एफ। क्लियर बच्चों, ये इक्वेशन आप 2 लेट कर सकते हैं इसको, और ये इक्वेशन जो यहाँ पर लिखा है ये वाला, आप इसको फर्स्ट लेट कर सकते हैं। बस इन दोनों का यूज करिए, ए बी सी डी का ये है, दोनों का जो है डिवाइड कर दीजिए, सीधा सा आ जाएगा, ठीक है। बस केवल एक ही काम करना है, इक्वेशन 1 डिवाइड बाई, ज़रूरत नहीं है उसकी, ठीक है ना, ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। एक मेथड तो ये रहा, ठीक, एक मेथड हमने आपको ये बता दिया। अच्छा, ज़रा दूसरे मेथड पर आते हैं। दूसरा मेथड ज़रा न्यूमेरिकल देखिए क्या सेटिस्फाइड हो सकता है, तो उसको भी देखिए थोड़ा। अगर हम लेट कर लें, ऐसा लेट कर लें कि ए और बी, सी और डी, ऐसा, और ये इक्वल टू हो जाए ए डी बी प्लस सी इक्वल टू बी सी ए प्लस बी, यही जो लिखा है वही रिलेशन सेटिस्फाइड हो जाए, ऐसा होना चाहिए। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इसको, और सोचने सोचने में तब तक आप उस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। अगर आप यहाँ सोचें कि क्या होगा तो थोड़ा सा समय भी लग सकता है, इसलिए बेटा आपको इस तरीके से लेट करने के बारे में इस क्वेश्चन में नहीं सोचेंगे, और किसी क्वेश्चन में ज़रूर आप सोच सकते हैं, लेकिन ये डिफरेंट क्वेश्चन है। अब हमें इसमें ए और बी सी डी ऐसे लेट करने होंगे कि जिससे ये दोनों सेटिस्फाइड हो जाए, यानी नेचुरल नंबर कोई भी आप सेट करने में समय तो लगेगा ना, जितनी देर जो है इसमें आप सोचते रहेंगे उतनी देर में ये वाला क्वेश्चन आप जो है तुरंत सिमेट्रिक भी चेक कर लेंगे, रिफ्लेक्सिव भी तुरंत चेक कर लेंगे। जब ये दोनों हो जाएगा तो इसका मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया समाप्त, ठीक। हाँ, अगर बोर्ड में ही क्वेश्चन आता है तो ट्रांजिटिव के लिए आप इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे बना करके, तो सामने सेटिस्फाइड हो जाएगा तुरंत। इसलिए कंपटीशन में आप इस मेथड का यूज इसमें बिल्कुल नहीं करेंगे, इसीलिए मैंने सुझाव दिया। बना लेंगे जरूर, सोचेंगे कि क्या रखें 1 3 5 7 2 क्या रखें, आएगा जरूर आ जाएगा, लेकिन करना नहीं है ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, ठीक है। 5 में आपके पास सेट है 2 4 6 8, और रिलेशन डिफाइन ये है, तो चेक करना है हमें इसमें कि ये होगा क्या। तो रिलेशन आपके पास गिवन है 2 4 4 2 4 6 6 4, ये गिवन है। जरा आप गौर से देखिए, इसमें 2 2 नहीं है, ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता, 4 4 नहीं है ही नहीं। अब सिमेट्रिक में आ जाइए, ठीक है, सिमेट्रिक यानी आप यहाँ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2 2, ठीक है, 4 4, ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी कि नॉट रिफ्लेक्सिव। लिखना चाहें तो पूरा लिख सकते हैं, और फिलहाल मैं लिख भी दे रहा हूँ, ठीक है ना, कंपटीशन में लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ पर दूसरे में आइए 2 4 है,
2 4 है तो 4 2 भी है, 4 6 भी है तो 6 4 भी है। इसका मतलब है कि श्योर है कि ये रिफ्लेक्सिव होगा। बट 2 4 belongs to R and 4 2 also belongs to R, then R is symmetric। क्लियर है बेटा? ये सिमेट्रिक हो गया तुरंत। एंटी सिमेट्रिक क्यों नहीं होगा, ट्रांजिटिव क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें से एक ही हो सकता है फिलहाल, इसलिए सिमेट्रिक होगा। लेकिन एंटी सिमेट्रिक क्यों नहीं होगा? एंटी सिमेट्रिक तब हो सकता है कि जब ये x इक्वल टू वाई हो। ठीक है, जब x इक्वल टू वाई हो तब, यानी 2 4 है 4 2 है, तब एंटी सिमेट्रिक हो सकता है, अदरवाइज एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा। ये भी डिटेल मैंने पिछले वाले लेक्चर में आप लोगों को पढ़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर बच्चों कुछ खास है, R इनवर्स ऑफ R यानी कंपोजिट रिलेशन। तो पहले मैं आपको इसमें कंपोजिट रिलेशन के बारे में आपको समझा देता हूँ कि कंपोजिट रिलेशन होता क्या है, कैसे बनता है, वो क्या सेंस है, कैसे निकालते हैं उसे। कंपोजिट रिलेशन, कंपोजिट रिलेशन की कंडीशन ये है, यानी कंपोजिशन ऑफ रिलेशन भी कह सकते हैं इसको। कंपोजिशन ऑफ रिलेशन का मतलब हुआ कि हमारे पास दो रिलेशन है, लेट R and S are two relation। Then R of S या फिर कह सकते हैं S of R, यानी R से S का रिलेशन या फिर S से R का रिलेशन। ठीक है, इसको कहा जाएगा सेट टू बी कंपोजिशन, कंपोजिशन ऑफ रिलेशन। ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। लेकिन अब इसको निकालते कैसे हैं, किस तरीके से हम यूज करेंगे कि हमारे पास कंपोजिशन आ जाए। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, नेक्स्ट पेज पर इसको देखते हैं। लेट R and S define on a set A equal to 1 2 3 4, इस पर डिफाइन। ठीक है, एंड R इक्वल टू, अब R इक्वल टू यहाँ पर मैं रिलेशन लिख रहा हूँ, इनमें से A क्रॉस A में होगा, सभी दोनों A क्रॉस A में ही होंगे। A क्रॉस A का ये भी सबसेट होगा, ये भी होगा। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन होता है बेटा, ध्यान से समझ लीजिए इसको। तो जब हम R का कोई रिलेशन बना रहे हैं तो हम ये भी लिख सकते हैं 1 2। ठीक है, 1 2 2 2 3 4 1 4। बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं, केवल समझना है इसलिए थोड़ा सा लिख लीजिए इसको। ठीक है, एंड S इक्वल टू 2 3 3 3 4 1। ये हो गया 3 2। इतना जो है आपके पास R और S हो गया। अब आपको निकालना है R ऑफ S, R ऑफ S। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि जब R ऑफ S निकालना हो तो सबसे पहले इसमें इसका लेंगे पेयर, पहले S का लेंगे। ठीक है, पहले आप जो है पेयर लेंगे A B, जो भी होगा बिलोंग्स टू S, यानी पहले लास्ट वाले का लेंगे। अब जो है इसी से स्टार्ट होने वाला, इसी से स्टार्ट होने वाला, यानी कि जो है ए बी है तो बी से एंड है ये, तो बी से ही स्टार्ट होने वाला होना चाहिए जो कि आर में बिलोंग करे। यानी सपोज करिए बी सी लिया आपने, बिलोंग्स टू आर, तो फिर दोनों, यानी कि दोनों मिडिल
दोनों मिडिल वैल्यू सेम होना चाहिए, उन पेयर की दोनों मिडिल वैल्यू सेम होना चाहिए। तो फर्स्ट और फोर्थ जो बचेगा वो होगा बिलोंग्स टू आर ऑफ एस, यानी कि ए कामा सी बिलोंग्स टू आर ऑफ एस। इस तरीके से इसको मैं और डिटेल में लिख देता हूँ यहाँ पर, ये आप समझ लीजिए। यहाँ पर नोट के फॉर्म में बहुत बढ़िया सा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा भी और सिंपल भी लगेगा आपको। इफ आर इक्वल टू ए कामा बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू ए, ये हो गया। एंड एस इक्वल टू बी कामा सी सच दैट बी सी बिलोंग्स टू ए। अगर ऐसा दिया तो डेफिनेटली आर ऑफ एस, ठीक है, एस का पहले लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने जो है इसको कॉमन किया है तो इसको उल्टा लिख रहे हैं हम, एस ऑफ आर करके लिख रहे हैं, ठीक, क्योंकि हमने लिखा ही इसी तरीके से इसको, एस ऑफ आर। तो आर का पहले लेंगे, यहाँ पर जो पहले है ये पहले नंबर पर लेंगे, फिर इसके दूसरे नंबर पर लेंगे। और दोनों में क्या करना है आपको, जो कॉमन पॉइंट है उसको हटा देना, इसको कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। तो आर ऑफ एस इक्वल टू आ जाएगा ए कामा सी, ये आ जाएगा, ठीक, ए कामा सी। एंड ए कामा सी क्या होगा, बिलोंग्स टू ए ही होगा। इस तरीके से आपको कंपोजिशन आपको निकालना है, यानी ऐसा पेयर चूज करना है, एक एक करके चूज करते जाइए, ठीक है, जिसका जो है सेकंड एलिमेंट किसी न किसी दूसरे पेयर का फर्स्ट एलिमेंट हो। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसको छोड़ देंगे, यानी फिर उसको नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे। ये आपको ध्यान रखना होगा। ये डेफिनेशन में लिखा दिया, ये एग्जाम्पल है आपके सामने, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल को आप आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। आर एस बना दिया हमने, तो जैसे ये देखिए ये 2 से समाप्त हो रहा है। पहला पेयर उठाइए आप, आपको पहला इसमें लेना क्या है, आर ऑफ एस है। तो अगर आर ऑफ एस है तो एस पहले लेंगे, ये वाला पहले लेंगे, ठीक। इसको जब पहले लेंगे आप तो ये देखिए 2,3, 2,3 किसका है, एस का एलिमेंट। तो आप ऐसे लिखेंगे यहाँ पर 2,3 बिलोंग्स टू एस। तो 3 से स्टार्ट होने वाला आर से लीजिए, ये रहा 3 से, 3,4 बिलोंग्स टू आर। अगर ऐसा है तो सीधा सीधा ये लीजिए, लेंगे आप फर्स्ट और फोर्थ, 2,4 बिलोंग्स टू, और जो भी रिलेशन है यहाँ आर ऑफ एस। अब इसी तरीके से सेकंड में आ जाएंगे 3,3, 3,3 में फिर से वही है, तो आप जल्दी कर सकते हैं आप, 3,4 होगा, 3,4 आ गया। दूसरा सिंपली इसी तरीके से 3,3 है बिलोंग्स टू एस, 3,4 है बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब बन गया 3,4 बिलोंग्स टू आर ऑफ एस। सेम कंडीशन तीसरे में आ जाते हैं, 4,1 है तो 1 से स्टार्ट होने वाला ये है, दो है, देखिए दोनों आपको लेना होगा, 4,1 के साथ 1,2,1,4, 4,1 बिलोंग्स टू एस, और इसके साथ 1,2 एंड 1,4 दोनों बिलोंग्स टू आर। अगर ऐसा है तो फिर डेफिनेटली 2 एलिमेंट्स आ गए आपके पास। एक आ गया, ये देखिए 4 से 2, ठीक है। दूसरा आ गया 4 से 4, इसका वाला, ये भी 4 से 2 और 4 से 4 बिलोंग्स टू आर ऑफ एस। ये हो गया बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद एक और बच रहा है, देखिए यहाँ पर 3,2, तो 2 से स्टार्ट होने वाला ये रहा, तो 3,2 है तो 3,2 ही बच रहा है इसमें। फिलहाल इसको भी लिख ही लीजिए, 3,2 बिलोंग्स टू एस। इसका मतलब
तो पहला बच रहा है इसमें से 2, 2 से बिगिन होने वाला 2, 2 बिलोंग्स टू आर, ये हो गया। इसलिए यहाँ पर आ गया 3, 2 बिलोंग्स टू आर ऑफ एस। ये आ गया बच्चों रिलेशन, आर ऑफ रिलेशन एस हमारे पास मिला 2, 4, दिख भी रहा होगा आपको, एक ये रहा 2, 4, दूसरा 3, 4 और 2 पेयर ये मिले और एक पेयर ये। और अगर किसी का कॉम्बिनेशन ना मिल रहा हो तो उस पेयर को छोड़ देंगे, उसको नहीं लिखेंगे बिल्कुल। तो यहाँ पर आर ऑफ एस की वैल्यू आ गई, ये हो गया 2, 4, 3, 4, 2, 4, 3, 4 ये हो गया। और साथ में 2 और हैं 4, 2, 4, 4, 4, 2, 4, 4, 3, 2, ये हो गया बालको। ये आंसर हो गया आर ऑफ एस का। इस तरीके से रिलेशन यानी कंपोजिट रिलेशन निकालेंगे, ठीक है। तो ये थी डेफिनेशन कि कंपोजिट कैसे बनता है, क्या मतलब है इसका, ठीक है। अब वहाँ पर जी और एफ और आर इनवर्स कोई भी हो सकता है। ये इसका एग्जाम्पल हमने दिया कि इस तरीके से बनाते हैं, ये इसकी डेफिनेशन है। या फिर आप इसको डेफिनेशन में ऐसे मान के चलेंगे, ये इसकी डेफिनेशन है, नोट में हमने जो लिखा है इम्पॉर्टेंट नोट है, इसको तैयार करके रखिए, ठीक। इसके बाद अब इस क्वेश्चन में आते हैं जो यहाँ पर गिवन है, क्वेश्चन नंबर 6 में। तो हमारे पास आर इनवर्स ऑफ आर निकालना है, राइट। आर इनवर्स ऑफ आर निकालना है। तो हमारे पास आर तो गिवन है पहले से ही, 4, 5 है, 1, 4 है, 4, 6 है, 7, 6 है, 3, 7। ये तुरंत आपको यहाँ पर आर इनवर्स निकाल देना है। आर इनवर्स निकालिए, जस्ट अपोजिट करते जाइए सभी पेयर। 5, 4, 4, 1, 6, 4, 6, 7, 7, 3। ये आपके पास पेयर है। अब जब आपको स्टार्ट करना है यार कंपोजिशन रिलेशन निकालने की कंडीशन को, तो सबसे पहले आर इनवर्स ऑफ आर है, तो डेफिनेटली पहले आप लेंगे सबसे पहले इस एलिमेंट को A, B बिलोंग्स टू आर, पहले लेंगे। फिर आर इनवर्स में जो होगा बी से स्टार्ट होने वाला, ठीक है, बी से स्टार्ट होने वाला जो भी मिलेगा आपको वो लेंगे आर इनवर्स से। सीरियल से मत लीजिएगा, आगे वाला पहले, पहले वाला बाद में। तो जा करके बन जाएगा A, C बिलोंग्स टू आर ऑफ आर इनवर्स। इस तरीके से आपको करना है। अब देर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही कुछ अलग से अब लिखना है आपको, ठीक है बच्चों। जो कुछ लिखना था समझना था इसके पहले वाले क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट में हमने समझा दिया। अब यहाँ तो बारी है डायरेक्ट आंसर निकालने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आर का लेना है, तो आर का आपने पहला पेयर लिया, 5 से शुरू है ये, सॉरी 5 से फिनिश है, तो 5 से फिनिश होने वाला एक ही है ये है। तो 5 से फिनिश हो रहा है जब, तो 4, 5, 5, 4 यानी 4, 4 आना चाहिए। आर इनवर्स ऑफ आर में आना चाहिए क्या बच्चों, 4, 4। पहला पेयर हो गया, तुरंत लिखते जाइए बस, सोचना नहीं। 4 से कोई दूसरा स्टार्ट हो रहा है, 5 से नहीं हो रहा। अब दूसरे में आइए, 1, 4, 1, तो 1 से स्टार्ट होने वाला ये रहा, ठीक है। 4, 1, 1, 4, तो 4, 4 आ गया। ऑलरेडी पहले वो आ चुका है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। जब एक बार आ जाए तो दोबारा मत लिखिएगा। चलिए ये भी हो गया, दूसरा पेयर भी समाप्त, ठीक है। ठीक, 1, 4 लिया हमने, तो 4 से स्टार्ट होने वाला ये रहा 4, 1, तो 1, 1 आएगा, क्योंकि हमें लेना किसका है बच्चों, पहले पहले आर का लेना है। तो 1, 4 लिया आपने, और 4 से स्टार्ट होने वाला इसमें कितना दिख रहा है, केवल एक,
ये भी हो चुका, ये भी हो चुका। अब दूसरे में आ जाओ, यहाँ पर ये हो चुका। अब तीसरे में आओ, यहाँ 4 6, तो 6 से स्टार्ट होने वाले यहाँ 2 हैं, 4 6 6 4, यानी 4 4 आएगा तो ऑलरेडी है। 4 6 6 7, यानी 4 7 आ जाएगा, 4 7, ये हो गया, ये भी हो चुका। अब आ जाइए 7 6, 7 6 से स्टार्ट होने वाला, यानी कि 6 से फिनिश स्टार्ट होने वाला केवल ये 2, तो 7 4, ये हो गया, 7 4 हो जाएगा और 7 7 हो जाएगा, ये हो गया। ठीक है, ये वाला भी फिनिश हो गया। अब 3 7 में आ जाइए। 3 7 में 7 से स्टार्ट होने वाला केवल अकेला है ये, बाकी कोई भी 7 से फिनिश नहीं हो रहा, स्टार्ट नहीं हो रहा। तो 7 3 7 7 3 3, यानी 3 3। यहाँ पर जगह कम है बच्चों, लेकिन यहाँ लिख देता हूँ मैं 3 3, ये इसका आंसर है। चेक कर लीजिए आप। 4 4, ठीक है, 1 1, 4 4 1 1, 7 4 4 7, ठीक है, 7 7, लेकिन 3 3 नहीं है इसमें, तो ये नहीं होगा। 4 4 4 7 7 7 3 3 इसमें, यानी आंसर हो गया बी। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन होता है बच्चों, सुपर क्वेश्चन, और एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ हम बता रहे हैं कि बिल्कुल आपको फटाफट निकालते चले जाना है, सोचना भी नहीं है। सोचना इसलिए नहीं है क्योंकि जैसे सपोज करिए आर ऑफ आर इनवर्स लिखा है, ये आपको निकालना है, राइट। आपके पास आर इनवर्स गिवन है 3 5 4 2 1 3, बस 3 ही लेते हैं, चलिए, बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, इतने में ही समझना है पहले। आर इक्वल टू हो गया यहाँ पर 5 3 2 4 3 1, इसी का हमने जस्ट अपोजिट कर दिया तो आर आ गया। अब यहाँ देखिए लास्ट में आर इनवर्स है, तो पहले आर इनवर्स का एलिमेंट लेंगे, तो ये 5 से फिनिश हो रहा है पहला, और 5 से शुरू होने वाला ये पहले, ये 5 से फिनिश, ये 5 से स्टार्ट, यानी 3 3, इन दोनों का पेयर बन गया। लिख दीजिए तुरंत। अब कुछ दूसरा तो बन नहीं रहा, तो अब आगे वाले में आ जाओ। 2 से फिनिश हो रहा है ये, 4 2 2 4, यानी ये दोनों लीजिए, 4 का 4 हो गया। यहाँ पर ये दूसरा 2 से कोई भी स्टार्ट नहीं, 1 3 3 से स्टार्ट होने वाला ये है, ये दोनों को फिनिश करो, बीच वाले दोनों। 3 का 3 आ रहा है, लेकिन 3 का 3 तो ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए नहीं लिखेंगे। इस तरीके से आपको बहुत ही सिंपल वे में निकाल देना है, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। मतलब एक बार मैं फिर से इस चीज़ को लिख दे रहा हूँ, ध्यान रखेंगे सब लोग इसको, कि जब भी कोई दो रिलेशन का कंपोजिट निकालना है, ठीक है, R1 यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में, R1 ऑफ R2, आपको कुछ भी निकालना है इसमें, और R1 इक्वल टू है आपके पास A कामा B, R2 इक्वल टू है आपके पास C कामा D, ठीक है ना। ठीक, अगर ऐसा है तो A कामा B C कामा D में कोई रिलेशन नहीं मिल रहा, कोई भी, यहाँ देखिए कोई भी जो है वैल्यू नहीं मिल रही, कोई भी पेयर का एलिमेंट नहीं मिल रहा, तो डेफिनेटली फिर R1 ऑफ R2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम्प्टी रिलेशन। ये आप ध्यान रखेंगे इसको, एक भी पेयर अगर नहीं मिले तो छोड़ दीजिए उसको, उस पेयर को छोड़ दीजिए जो नहीं मिल रहा है, जो मिल रहा है उसको लेना है, ठीक है। तो दूसरे स्लाइड पर एक दूसरा ले लेते हैं, R1 ऑफ R2, ये निकालना है आपको। R1 है आपके पास A कामा B, R2 है आपके पास B कामा
यहाँ पर सी गामा ए, ठीक है, ये है। तो यहाँ पर R2 शुरू हो रहा है ना, तो R2 का पहला एलिमेंट लेंगे, R2 को पहला एलिमेंट यहाँ पर लेंगे, R2 पहले, लास्ट में जो होगा उसको पहले लेना। सी ए ले लिया आपने, ठीक। दूसरा तुरंत फिर R1 का लेंगे, तो ए भी हो गया। बस आपको और क्या करना है, इसमें इन दोनों को हटा देना है जो कॉमन है, और इन दोनों का पेयर लिख देना, सी गामा बी। बस इस तरीके से आप कोई भी कंपोजिशन रिलेशन निकाल सकते हैं। ओके डियर, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 7, एक रिलेशन जो कि नेचुरल नंबर पर डिफाइन है, रिलेशन आर है, ठीक है। रिलेशन एक्स वाई बिलोंग्स टू आर का मतलब है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। डेफिनेटली, यानी रिलेशन को आप लिखेंगे ऐसे, ठीक है। मतलब 1 सेकंड में समझने वाले के लिए आपको एक स्टेप लिखना जरूरी है, बस केवल एक स्टेप। क्या है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0, ये रिलेशन है, राइट। ये रिलेशन है, लेकिन साथ में लिखा हुआ है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये, ठीक है। एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्लियर है बेटा ये। तो जब एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, इसका मतलब हमें रिफ्लेक्सिव चेक करना है। तो जब रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, तो हमने आपको पहले कहा है फॉर रिफ्लेक्सिव आर इक्वल टू, कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं, एक्स कामा एक्स ही रख दीजिए दोनों पेयर में, दोनों एलिमेंट में एक्स कामा। तो क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस 3x स्क्वायर हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यानी इक्वल टू 0 आ गया। लेकिन अगर इन दोनों को इंटरचेंज कर दें हम, एक्स और वाई को, तो ये कभी 0 नहीं होगा, क्योंकि जब एक्स के साथ 1 था, फिर आपने एक्स के साथ 3 कर दिया, यानी सिमेट्रिक होने का कोई चांस नहीं, ट्रांजिटिव होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं होगा, यानी केवल रिफ्लेक्सिव होगा इसका आंसर, सिर्फ रिफ्लेक्सिव। बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए, देखिए रिलेशन आपके पास गिवन है, ठीक है, और है क्या है, सेट हमारे पास 3 6 9 12, तो 3 3 है, 6 6 है, 9 9 है, 12 12 है, यानी पूरा। इसका मतलब डेफिनेटली ये रिफ्लेक्सिव तो हो ही गया। अब इसके बाद सिमेट्रिक में प्रूव करिए आगे। 6 12 है ये, तो 12 6 कहीं नहीं दिख रहा, देख रहे हैं आप, 6 12 है यहाँ पर, तो 6 12 किसी पेयर में नहीं दिख रहा। जितने भी पेयर हैं, 4, 2 ये बचे, 2 ये बचे, बाकी इससे लेना देना नहीं, ठीक है। इसका मतलब सिमेट्रिक तो नहीं होगा बिल्कुल। जब सिमेट्रिक नहीं होगा तो इक्विवेलेंस होने का कोई चांस नहीं, ठीक है। सिमेट्रिक भी नहीं है, छोड़ दीजिए उसको। ट्रांजिटिव चेक करने के लिए बचा, तो ट्रांजिटिव में इनको चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं, ठीक है, क्योंकि ये सब इंडिविजुअल हैं, अलग अलग पेयर्स हैं, ठीक। हाँ, एक काम कर सकते हैं, जैसे 3 3 से शुरू है, 3 3 से स्टार्ट है ये, तो 3 से ये एंड हो रहा है, तो 3 से बिगिन होने वाले कितने, 3 9 है, दूसरा 3 12 है, और है कोई 3 6 है। ये जितने पेयर हैं सब लिखना होगा आपको पहले चेक करने के लिए। 3 गामा 3 है, इसको आपने लिख दिया, ठीक। इसके बाद 3 यानी जो इसका सेकंड एलिमेंट है, उससे बिगिन होने वाले कितने पेयर हैं सब लिख दीजिए आप। एक है तो एक लिखिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए, फिर वो ट्रांजिटिव होगा। तो ज़रा देखिए, जब ये मिल रहे हैं दोनों, तो 3 9 गिवन है आपके पास, चलिए ठीक है। 3 12 गिवन है पहले से ही, क्लियर है। 3 6 पहले से ही है, ये भी हो गया, यानी इसको सेटिस्फाइड कर दिया। अब इसी तरीके जल्दी से थोड़ा आप चेक कर सकते हैं, 6 6, ठीक है ना।
यानी इससे जो पेयर बन रहा है वो 3 9 बना, इससे जो पेयर बन रहा है वो 3 12 बना, ऑलरेडी है। ठीक है, इससे जो पेयर बना 3 6 वो भी ऑलरेडी है, 2 बार लिखने की जरूरत नहीं। अब जब 6 6 में आएंगे तो 6 से स्टार्ट होने वाले कितने हैं, 6 12, तो 6 12 ऑलरेडी हो गया और कोई नहीं। 9 9 में आएंगे तो 9 से स्टार्ट होने वाला कोई भी नहीं दिख रहा दूसरा। ठीक है, नहीं कोई दिख रहा ना, छोड़ देंगे उसको, हो गया वो। 12 12 में आएंगे तो 12 से स्टार्ट होने वाला कोई भी नहीं दिख रहा, उसको भी छोड़ देंगे। ठीक है, 6 12 में आएंगे, 12 से स्टार्ट होने वाला कोई भी नहीं है, ये है, तो 12 12 ऑलरेडी है। 3 9 लेंगे तो 9 से स्टार्ट होने वाला ये है, 3 9 ऑलरेडी हो गया। 3 12 लेंगे तो 12 से स्टार्ट होने वाला ये रहा, तो 3 12 ऑलरेडी है। 3 6 है, 6 से स्टार्ट होने वाला 3 6, यानी ये हो गया रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव होंगे। ट्रांजिटिव पूरा लिखेंगे तो टाइम बर्बाद होगा बच्चों, लिखने का हर एक पेयर का इसी तरीके से समझना है आपको। हर एक पेयर का मतलब ये है कि आपने ए बी लिया तो बी से स्टार्ट होने वाला जरूर लीजिए आप, अगर है। ठीक है, अगर नहीं मिला, ठीक है, तो बात अलग है, तब ट्रांजिटिव हो गया। अगर बी से स्टार्ट होने वाला नहीं मिल रहा है तो वो ट्रांजिटिव हो गया, लेकिन अगर मिल रहा है तो फिर ए सी होना जरूरी है, फिर होना ही चाहिए ए सी, ये जरूरी है। कहीं कहीं ऐसा भी होगा कि अगर ए से बी स्टार्ट है और दोबारा सिमिलर एलिमेंट हो गए तो फिर बी से मिल गया, तो ए बी ऑलरेडी गिवन होता है इसमें, ए बी ऑलरेडी ही गिवन है, तो दोबारा उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। क्लियर है बेटा? इसलिए ये फंक्शन, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गया और ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। क्वेश्चन नंबर 9 पर आओ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9, डब्लू डिनोट द वर्ड। डब्लू एक कोई वर्ड है जो कि इंग्लिश डिक्शनरी में है। ठीक है, उसको आपने निकाल लिया। जब निकाल लिया तो जो रिलेशन आया, 2 वर्ड निकाले आपने। ठीक है, दोनों वर्ड में रिलेशन ये है, द वर्ड एक्स एंड वाई हैव एट लीस्ट 1 कॉमन लेटर, यानी दोनों वर्ड में कम से कम एक कॉमन लेटर जरूर होना चाहिए, तो फिर क्या ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, यानी डिक्शनरी है, डिक्शनरी आप लोगों ने सबने देखा है, डिक्शनरी से उठाया, ओपन किया, 2 वर्ड निकाल लिए आप, लेकिन कंडीशन है कि दोनों में कम से कम एक लेटर कॉमन जरूर हो। तो ज़रा ये सोचो, हमने लेट कर लिया, सपोज करिए कि 3 लेटर हम लेट कर लेते हैं, 3 की ज़रूरत है। पहला लेटर हमने लेट कर लिया 1, लेट कर लिया हमने पुट। ठीक है, दूसरा लेटर हमने लेट कर लिया कट। ठीक है, तीसरा लेटर हमने लेट कर लिया टाल। ठीक है, 3 लेटर कोई भी लेट कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं। ठीक है ना? हाँ, लेकिन जो है कम से कम एक लेटर कॉमन हो, तो फिलहाल हमने तो यहाँ 2 लेटर कॉमन कर दिए पहले में। ठीक है, लेकिन इन दोनों में केवल एक ही कॉमन किया हमने, बना रहने देते हैं। लेकिन क्या जो है, इनको देखिए, क्या इसमें कॉमन है कोई? इसमें कोई कॉमन है? टी कॉमन है, टी हमने बना दिया है, टी हमने बना दिया तो कॉमन हो गया। सपोज करिए अगर हम ज़बरदस्ती बनाएंगे तो कॉमन आ जाएगा, ठीक। और अगर नहीं बनाना चाहें तो क्या होगा? इन दोनों में कॉमन जो है ज़रूर बनाइए, इन दोनों में ज़रूर कॉमन बनाइए। इसमें इन दोनों में कॉमन, यानी इनमें आपने एक कॉमन बना दिया, इन दोनों में भी एक ऐसा कॉमन लीजिए, कॉमन हो जाए, थर्ड वाले को छोड़ दीजिए। आप चाहेंगे तो हो जाएगा वो, लेकिन वो आपके बनाने पर होगा, तो फिर ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर केवल होगा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। क्यों ऐसा हो रहा है बताता हूँ आपको। सपोज करिए कि एक्स और वाई में जो रिलेशन है, ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए आप क्या करते हैं? एक्स आर एक्स करते हैं ना। तो जब यही एलिमेंट यानी यही वर्ड दोबारा लेंगे आप, तो एक लेटर क्या, तीनों के तीनों लेटर कॉमन होंगे। सिमेट्रिक में क्या करते हैं, एक्स और वाई में जो है कॉमन लेटर है,
तो अगर आपने y और x लिख दिया तो भी तो बात वही होगी। y और x और y में दोनों में जब एक कॉमन लेटर है तो चाहे आप किसी को पहले लिखें किसी को बाद में लिखें, यानी जैसे पुट को पहले लिखा आपने, कट को बाद में, तो 2 लेटर कॉमन है। कट को पहले लिखा पुट को बाद में लिखा तो भी 2 लेटर कॉमन है, यानी सिमेट्रिक भी हो गया। ठीक है, पुट को लिखा आपने पहले भी और दोबारा भी पुट आपने निकाल लिया, तो दोनों क्या पूरे के पूरे लेटर कॉमन हो गए। ठीक है, लेकिन तीसरे वाले को बनाएंगे तो बनेगा, नहीं बनाएंगे तो ज़रूरी नहीं है कि कॉमन लेटर होगा वो। ठीक है, अब आपको ध्यान से समझना है। चलो यहाँ पर कुछ लेते हैं, दूसरा ले लेते हैं जो है यहाँ पर हमने ले लिया काल, देख लिया आपने। अब आप खुद देखिए इसमें यहाँ पर जो है सी कॉमन है, ये सी कॉमन है। ठीक है, यहाँ पर टी कॉमन है और यू भी कॉमन है, लेकिन इसमें और इसमें से कोई भी कॉमन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना, आप ये समझ के रखिए, हो सकता है लेकिन ज़रूरी नहीं है, बनाएंगे तो बनेगा, और जब बनाते हैं तो उसको नहीं माना जाएगा, जब हमेशा बने तब माना जाता है। क्लियर हो गया बेटा? ये ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो केवल आप देख रहे हैं कि 3 चीज़ों में ही क्लियर हो गया। रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, दोनों चीज़ें हो गई, बट नॉट ट्रांजिटिव। ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, फॉर एनी 2 रियल नंबर्स थीटा एंड फाई, ये दोनों रियल नंबर्स हैं, एंगल भी कह सकते हैं, यहाँ रखा है। रिलेशन ये है थीटा आर फाई, यानी रिलेशन है बच्चों यहाँ पर थीटा और दूसरा फाई, और ये रिलेशन ये है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1। क्लियर? अब इसको हमें सॉल्व करना है बच्चों, ध्यान से समझिएगा, अब इसको बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। ठीक है, एनडीए वगैरह में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं ऐसे। तो एक काम करिए, इस टेन स्क्वायर को जरा इधर लाइए, जब इधर लाएंगे आप तो रिलेशन एक बन करके तैयार हो जाएगा नया, थीटा फाई इक्वल टू, यानी ये बना रहा रिलेशन सेक स्क्वायर, और 1 प्लस टेन स्क्वायर बन गया सेक स्क्वायर फाई, ये बन गया बस। अब जरा देखिए, रिफ्लेक्सिव में जब प्रूव करने का नंबर आएगा तो रिफ्लेक्सिव में क्या करते हैं आप, ये दोनों जगह थीटा रख देंगे, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा हो गया, बराबर ही होगा, यानी कि रिफ्लेक्सिव हो गया। थीटा और फाई को चेंज कर देंगे, मतलब रिफ्लेक्सिव के लिए आप जो है लिखेंगे क्या, यहाँ पर भी थीटा है, यहाँ पर भी थीटा कर देंगे, ये भी थीटा, तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, फाई की जगह भी थीटा हो गया। ठीक, यानी रिफ्लेक्सिव हो गया। दूसरा, जब सिमेट्रिक रखेंगे तो श्योर है कि पहले कर देंगे फाई को, फिर थीटा करेंगे, तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर फाई, बात वही हुई, पहले भी सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर फाई था, अब सेक स्क्वायर फाई इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा हो गया, यानी एक्स इक्वल टू वाई हो या फिर वाई इक्वल टू एक्स हो, बात वही है। ठीक, तीसरा आर इक्वल टू, जब ट्रांजिटिव चेक करेंगे तो एक और बढ़ा देंगे, तो जो है यहाँ पर थीटा और फाई तो था ही हमारे पास। ठीक है, थीटा फाई था, फाई और अल्फ़ा कर देते हैं, फाई और अल्फ़ा कोई भी एक बढ़ा दीजिए, तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर फाई इक्वल टू सेक स्क्वायर अल्फ़ा। अब आप खुद देखिए कि जब सेक स्क्वायर फाई सेक स्क्वायर थीटा के बराबर है, ठीक है, और सेक स्क्वायर फाई सेक स्क्वायर अल्फ़ा के बराबर भी है, तो फिर तीनों बराबर हो गए कि नहीं, सेक स्क्वायर थीटा जितना होगा उतने सेक स्क्वायर फाई होगा और उतना ही सेक स्क्वायर अल्फ़ा होगा। सेटिस्फाइड हो गया ये? इसका मतलब ये आ गया कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ठीक है,
और ट्रांजिटिव भी हो। ये तीनों हो जाएगा, यानी इक्विवेलेंस रिलेशन। ये आंसर होगा बेटा। बहुत सिंपल तरीके से, बिल्कुल बस कुछ आपको नहीं करना पड़ा। देखा आपने, tan स्क्वायर की उधर चेंज करेंगे, एक बार दोनों सेम एलिमेंट थीटा थीटा, एक बार दोनों का इंटरचेंज, और एक बार अल्फा लेट कर लिए, तो तीनों की तीनों वैल्यू बराबर हो गई। ठीक है, क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में और आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर आप देखिए, टू रियल नंबर, सेम कंडीशन। इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो है थीटा और फाई था, यहाँ ए और बी है। ठीक है, रिलेशन आपके पास ये है, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू 1। तो इसको आप चेंज करके ला सकते हैं, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, राइट। तो ये बन जाएगा रिलेशन, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर बी, ये बन गया बच्चों। अब ये रिलेशन आपके पास पहुंच गया, बिल्कुल ठीक पहले वाला। अगर दोनों में ए और ए रख देंगे तो बराबर हो गया, इन दोनों को बदल देंगे तो भी बराबर हो गया। तीसरा अगर एक आप और लेट कर लेंगे, साइन स्क्वायर सी बी, तो भी तीनों बराबर हो जाएंगे। यानी सॉल्व करने की कोई ज़रूरत ही नहीं बची, सीधे होगा इक्विवेलेंस रिलेशन। ये हो गया। ओके डियर, तो आप इस टॉपिक को कंप्लीट कर लीजिए बिल्कुल अच्छी तरीके से। हर एक टाइप का क्वेश्चन इसमें मिला हुआ है आपको। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों आप इसको शेयर करिए, अपने सभी साथियों को बताइए। ठीक है, जिससे सभी को बेनिफिट मिल सके। ठीक है, सो लाइक दिस चैनल एंड शेयर। ओके डियर, थैंक यू। इसके साथ बेटा, अगर आप जो है अनअकैडमी में मेरी क्लासेस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको क्लास की सभी लिंक मिल जाएगी। साथ में टेलीग्राम में भी आपको वो लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से आप जा कर के आप अनअकैडमी में मेरी सभी क्लासेस देख सकते हैं। जो फ्री क्लासेस हैं वो भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेकर के ज्वाइन करना चाहते हैं मेरे कोर्स को, तो भी आप प्लस में भी आ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे सभी आप लिंक ओपन करके क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।